गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करना चाह रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का योगदान। इससे पहले की वीडियो में हमने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जीवन परिचय के बारे में पढ़ लिया है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का योगदान क्या है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अवधारणाएँ कौन कौन सी हैं, कौन कौन से कंसेप्ट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास का चक्रीय सिद्धांत के बारे में, व्हील हिस्ट्री के बारे में। इतिहास का चक्रीय सिद्धांत भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिया गया है। डॉक्टर लोहिया के अनुसार इतिहास सरल रेखा की भांति आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि उसकी गति चक्र के समान तथा अपरिवर्तनीय होती है। एक राष्ट्र उन्नति शिखर पर पहुंच सकता है तथा चक्रीय गति में वह पतन के गर्त में भी पहुंच सकता है। पुनः एक समय ऐसा आ सकता है कि पतन के गर्त में पहुंचा हुआ राष्ट्र उन्नति करते हुए शिखर पर पहुंच जाए। इस प्रकार राष्ट्रों का उत्थान एवं पतन होता रहता है। उनका कथन था कि वर्गों एवं जातियों तथा विचार प्रेरक प्रवृत्तियों एवं सभ्यताओं के मध्य संघर्ष इतिहास में तब तक चलता रहेगा जब तक कि मनुष्य में बुराई समाप्त नहीं हो जाती। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि संसार में अंततः विवेकपूर्ण तरीकों से मानव उत्पत्ति की बहुरंगी एकता स्थापित करने में सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इतिहास का चक्रीय सिद्धांत भी दिया है और इतिहास के चक्रीय सिद्धांत में उन्होंने बताया है कि इतिहास सरल रेखा की भांति आगे नहीं बढ़ रही है, बल्कि उसकी गति चक्र के समान है तथा अपरिवर्तनीय है, बदलती रहती है। इतिहास के चक्रीय सिद्धांत के साथ साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भौतिकवाद एवं चेतना दोनों को महत्व दिया है। भौतिकवाद एवं चेतना के महत्व में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बताया कि लोहिया कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को स्वीकार करते थे, किंतु उन्होंने चेतना को अधिक महत्वपूर्ण माना है। वे सामान्य उद्देश्यों तथा आर्थिक उद्देश्यों दोनों के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करते थे। उन्होंने भौतिकवाद में चेतनावाद के समावेश पर बल दिया है। तो इस प्रकार से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के योगदान में हम भौतिकवाद एवं चेतना को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भौतिकवाद एवं चेतना दोनों को महत्व दिया है, दोनों को इम्पोर्टेंस दी है। इसके साथ साथ जाति और वर्गों में संघर्ष की अवधारणा पर भी उन्होंने बल दिया है। जाति और वर्ग में संघर्ष की अवधारणा भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा दी गई है। डॉक्टर लोहिया के अनुसार इतिहास में जाति और वर्गों में संघर्ष होता रहता है, इसी से इतिहास को गति मिलती है। जातियों का रूप सुनिश्चित होता है, किंतु वर्गों की आंतरिक रचना शिथिल होती है। इन दोनों के बीच घड़ी के पेंडुलम के समान आंतरिक क्रियाएं होती रहती है। इन्हीं से इतिहास को गति मिलती है। डॉक्टर लोहिया के अनुसार जातियों में सामान्यतः गतिहीनता और निष्क्रियता पाई जाती है, जबकि वर्ग सामाजिक गतिशीलता की प्रचंड शक्तियों के प्रतिनिधि होते हैं। वर्ग संगठित होकर जातियों का रूप धारण कर लेते हैं और जातियां वर्गों में परिणत हो जाती है। मानव जाति का अब तक का इतिहास जातियों और वर्गों के बीच आंतरिक संघर्ष का इतिहास है। तो इस प्रकार से जाति और वर्गों में संघर्ष की अवधारणा भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा दी गई है। डॉक्टर लोहिया ने जाति और वर्ग में जो संघर्ष है उसका अवधारणा भी दी है, उसका कंसेप्ट भी दिया है। इसके साथ साथ समाजवाद का एशियाई स्वरूप के बारे में भी डॉक्टर लोहिया ने अपने विचार प्रकट किए हैं कि समाजवाद का एशियाई स्वरूप कैसा है। डॉक्टर लोहिया का विचार था कि एशियाई राष्ट्रों की अपनी विशिष्ट समस्याएं हैं, इन्हें एशियाई तरीकों से ही हल किया जाना चाहिए। उनका कथन था कि एशिया में जहां आर्थिक समस्याएं मुँह बाए खड़ी हैं, पश्चिमी ढंग का समाजवादी प्रजातंत्र कदापि उपयोगी नहीं हो सकता। एशिया के लोग रोटी के लिए अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों को बेचने के लिए सरलता से तैयार हो जाएंगे। परंपरागत तरीके से सोचने पर रोटी की समस्या के समाधान हेतु हमें पूंजीवादी अथवा साम्यवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना ही अनिवार्य दिखाई देने लगती है, किंतु दोनों ही अर्थव्यवस्था एक जैसी ही है।
दोनों में अंतर केवल इतना ही है कि पूंजीवाद यदि निजी संपत्ति को प्रोत्साहन देता है तो साम्यवाद सार्वजनिक संपत्ति को प्रोत्साहन देता है। पूंजी एवं सत्ता का केंद्रीकरण दोनों में समान रूप से है। आर्थिक विकेंद्रीकरण अंततः बेकारी को बढ़ावा देता है। तो इस प्रकार से डॉक्टर लोहिया ने समाजवाद का एशियाई स्वरूप पर भी प्रकाश डाला है। इसके साथ साथ साम्यवादियों से असहमति भी डॉक्टर लोहिया ने की है। डॉक्टर लोहिया कार्ल मार्क्स के विचारों से सहमत थे, किंतु साम्यवादियों से सहमत नहीं थे। वे साम्यवादियों की भूमि के पुनर्विभाजन को एक मजाक तथा निरर्थक क्रूरता मानते थे। वे इसलिए भी साम्यवादियों से सहमत नहीं हो पाते थे क्योंकि व्यवहार में साम्यवादी आर्थिक दरिद्रता को अस्त्र बनाकर राज्य के विरुद्ध विद्रोह करा देते हैं अथवा उस पर अनुचित प्रभाव डालते हैं। साम्यवादियों की पूंजीवाद की व्याख्या उन्हें स्वीकार्य न थी। वे वर्ग संघर्ष की साम्यवादी पद्धति को भी अनैतिक मानते थे। तो साम्यवादियों से असहमति रखते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इसके साथ साथ गांधीवादी पद्धति में भी आस्था है। डॉक्टर लोहिया ने गांधीवादी पद्धति में आस्था दिखाई है। डॉक्टर लोहिया का भी गांधीवादी पद्धति में आस्था है। समाजवाद में पूर्ण आस्था होते हुए भी डॉक्टर लोहिया को हिंसा से चिढ़ थी। वे सच्चे गांधीवादी थे, किंतु उन्होंने अपनी विशिष्ट शैली में समाजवादी चिंतन में गांधीवाद प्रबलता के प्रमुख सिद्धांतों का समावेश करने का प्रबलता से प्रयास किया था। समाजवाद के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वे गांधीवादी जन आंदोलनों को बहुत ही प्रभावी मानते थे। वे अहिंसा को सिद्धांततः तो स्वीकार करते थे, किंतु मन, वचन एवं कर्म से दूर रहने की गांधी जी की बात को भी अंतःकरण से गंभीरता से स्वीकार नहीं कर पाते थे। अपने विरोधियों के लिए वे कटु भाषा का प्रयोग करने में संकोच नहीं करते थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गांधीवादी पद्धति में भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आस्था रखते थे। और इसके साथ साथ धर्म एवं राजनीति के समन्वय पर भी बल देते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया धर्म एवं राजनीति के समन्वय पर भी बल देते हैं। डॉक्टर लोहिया ने कहा करते थे कि राजनीति के बिना धर्म निष्प्राण हो जाता है तथा धर्म के बिना राजनीति कलही बन जाती है। वे धर्म को दीर्घकालीन राजनीति तथा राजनीति को अल्पकालीन धर्म कहते हैं। तो इस प्रकार से धर्म एवं राजनीति के समन्वय पर भी बल देते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इसके साथ साथ सत्य के संबंध में विचार डॉक्टर लोहिया ने दिए हैं। डॉक्टर लोहिया सत्य के महत्व को उसके आध्यात्मिक मूल्य के कारण नहीं बल्कि समाज व्यवस्था के लिए उसकी उपयोगिता के कारण स्वीकार करते हैं। वे छल कपट को हानिकारक मानते थे। वे आलस्य, कर्तव्य निष्ठा का अभाव तथा निष्कर्ता की अवस्था को असत्य एवं सामाजिक प्रगति के मार्ग में बाधक मानते थे। वे समानता पर आधारित सामाजिक न्याय को सत्य मानते हुए उसमें विश्वास रखते थे। तो इस प्रकार से डॉक्टर लोहिया सत्य के संबंध में अपने विचार देते हैं। सत्य पर भारत की पुनः एकता स्थापना में विश्वास भी करते हैं। सत्य के साथ साथ भारत की पुनः एकता स्थापना में भी डॉक्टर लोहिया का विश्वास है। डॉक्टर लोहिया ने भारत के विभाजन को परिस्थितियों पर स्वीकार किया, विभाजन माना है। वे मानते थे कि भारत प्रवृत्ति से एक है, अतः खंडित हो जाने के बाद भी वह एक दिन पुनः अवश्य ही हो जाएगा, ऐसा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का मानना था। परिणाम स्वरूप भारत की पुनः एकता स्थापना में भी उनका पूरा का पूरा विश्वास था। इसी के साथ साथ चौखंबा राज्य की परिकल्पना भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा दी गई है। 4 पिलर का सिद्धांत भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिया है। डॉक्टर लोहिया ने 4 स्तंभों वाले राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत की। उन्होंने इस राज्य में केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण की परस्पर विरोधी मानी जाने वाली विचारधाराओं का समन्वय करने का प्रयास किया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव, मंडल, प्रांत तथा केंद्र सभी के महत्व को स्वीकार किया गया है तथा उन्हें एक कार्यमूलक संघवाद की व्यवस्था के अंतर्गत एकीकृत कर दिया जाएगा। इस राज्य में स्तंभी का संगठन इस प्रकार किया जाएगा कि सभी स्तंभ एक सूत्र में बंधे रहेंगे। ऐसे राज्य में कलेक्टर जैसा नौकरशाही सत्ता का प्रतीक पद समाप्त कर दिया जाएगा। डॉक्टर लोहिया मानते थे कि कलेक्टर का पद या ऐसे पद केंद्रीकरण की पदनाम संस्थाएं हैं, ऐसे पदों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से डॉक्टर लोहिया ने चौखंबा राज्य की परिकल्पना की है। चौखंबा सिद्धांत भी डॉक्टर लोहिया के द्वारा दिया गया है। 4 पिलर का कंसेप्ट चौखंबा राज्य में यह ध्यान रखा जाएगा। डॉक्टर लोहिया ने चौखंबा राज्य में निम्न बातों को शामिल किया है कि संपूर्ण सरकारी एवं योजना व्यय का 1/4 भाग
ग्राम मंडल एवं नगर पंचायत के माध्यम से व्यय किया जाएगा। इसमें पुलिस व्यवस्था इन ग्राम मंडल तथा पंचायतों के अधीन रहेगी। जिलाधीश का पद समाप्त करके उसके सभी कार्य जिले की विभिन्न संस्थाओं में विभाजित कर दिए जाएंगे। कृषि, उद्योग तथा अन्य प्रकार की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। इसके अलावा यह संपत्ति ग्राम मंडल एवं नगर पंचायतों के अधीन रहेगी तथा उन्हीं के द्वारा शासित रहेगी। चौखंबा राज्य में राजनीतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक विकेंद्रीकरण की दिशा में प्रयास किए जाएंगे तथा छोटी मशीनों का आधिकारिक उपयोग किया जाएगा। चौखंबा राज्य का अगला 5वां स्तंभ विश्व राज्य होगा, जो कि विश्व शांति की स्थापना की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। और डॉक्टर लोहिया मानते थे कि उपरोक्त अनुसार चौखंबा राज्य के गठन से ही सामान्य व्यक्ति को स्फूर्ति प्राप्त होगी तथा लोकतांत्रिक संवैधानिक सिद्धांतों के निर्माण एवं उक्ति व्यवहारिक स्वरूप को निखारने के लिए प्रयासों को निरंतरता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का चौखंबा सिद्धांत है वो, उसमें निम्न बातें लागू होगी और चौखंबा जो सिद्धांत है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिया गया है। चौखंबा सिद्धांत के साथ साथ डॉक्टर लोहिया ने सप्त क्रांति का सिद्धांत भी दिया है और उसमें 7 क्रांतियों को शामिल किया है। डॉक्टर लोहिया अनुभव करते थे कि किसी एकजुट कार्यक्रम के अभाव में भारत में प्रतिपक्षी दल आपस में लड़ते रहते हैं। इसका लाभ सत्तारूढ़ दल को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। उन्होंने समाजवाद के सार्वभौम 7 सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप देने की बात कही थी, जो कि ये इस प्रकार है। पहला है, स्त्री पुरुष समानता को स्वीकृति दी जाए, जाति संबंधी तथा जन्म संबंधी असमानता की समाप्ति हो, रंग भेद पर आधारित असमानता की समाप्ति हो, विदेशियों द्वारा दमन की समाप्ति तथा विश्व सरकार का निर्माण हो, व्यक्तिगत संपत्ति पर आधारित आर्थिक असमानताओं का विरोध तथा उत्पादन में योजनाबद्ध वृद्धि, व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण का विरोध की बात कही है, युद्ध के शस्त्रों का विरोध तथा सविनय अवज्ञा सिद्धांत को स्वीकृति दी जाए। ये सप्त सिद्धांत डॉक्टर लोहिया के द्वारा दिए गए हैं। तो सप्त क्रांति का सिद्धांत डॉक्टर लोहिया के द्वारा दिया गया है, ये भी उनका योगदान है। इसके साथ साथ विश्व संसद का समर्थन भी डॉक्टर लोहिया के द्वारा किया गया है। विश्व संसद का समर्थन डॉक्टर लोहिया ने कहा। डॉक्टर लोहिया ने वैश्विक समस्याओं को सुलझाने के लिए विश्व संसद का समर्थन किया। वे चाहते थे कि वैश्विक मताधिकार के आधार पर ही विश्व सरकार चुनी जाए और विश्व पंचायत की स्थापना होनी चाहिए। इस पंचायत को समस्त राज्यों के युद्ध बजट का 1/4 अथवा 5वां हिस्सा प्राप्त होना चाहिए। वे मानते थे कि सत्याग्रह के द्वारा भी विश्व पंचायत की स्थापना संभव है। तो इस प्रकार से विश्व संसद का समर्थन भी डॉक्टर लोहिया ने किया है। विश्व संसद के समर्थन के साथ साथ डॉक्टर लोहिया ने निरंकुश शासन का विरोध किया है। डॉक्टर लोहिया को निरंकुश शासन स्वीकार्य नहीं था। वे आर्थिक एवं राजनीतिक विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। वे आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता को राज्य, प्रांत, जिला तथा ग्राम स्तर पर बांटकर चौखंबा राज्य की स्थापना करना चाहते थे। तो इस प्रकार से निरंकुश शासन का विरोध भी डॉक्टर लोहिया के द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर लोहिया के द्वारा दिए गए मुख्य योगदान के बारे में कि डॉक्टर लोहिया ने कौन कौन सा योगदान दिया है, जिनमें हमने बात की है। सबसे पहले बात की इतिहास का चक्रीय सिद्धांत के बारे में कि डॉक्टर लोहिया ने इतिहास का चक्रीय सिद्धांत दिया है और इतिहास के चक्रीय सिद्धांत में उन्होंने बताया है कि इतिहास सरल रेखा के भांति आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि उसकी गति चक्कर के समान अपरिवर्तनीय है। चक्रीय सिद्धांत के साथ साथ भौतिकवाद एवं चेतना दोनों को ही महत्व दिया है डॉक्टर लोहिया ने, और इसके साथ साथ जाति और वर्गों में संघर्ष की अवधारणा पर भी बल दिया है। समाजवाद के एशियाई स्वरूप पर भी बल दिया है डॉक्टर लोहिया ने अपने विचारों में। साम्यवादियों से असहमति दिखाते हैं डॉक्टर लोहिया, और गांधीवादी पद्धति में आस्था भी डॉक्टर लोहिया ने दिखाई है कि गांधीवादी पद्धति में आस्था है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की धर्म और राजनीति के समन्वय पर भी बल देते हैं। इसके साथ साथ सत्य के समन्वय में अपने विचार प्रकट करते हैं। भारत की पुनः एकता स्थापना में भी डॉक्टर लोहिया ने विश्वास प्रकट किया है कि भारत जो है एक बार पुनः एकता स्थापित करेंगे। इसमें भी डॉक्टर लोहिया ने पूरा विश्वास किया है। इसके साथ साथ चौखंबा राज्य की परिकल्पना जो है डॉक्टर लोहिया ने दी है, और इसमें अनेक तथ्य उन्होंने साबित किए हैं कि चौखंबा शासन में ये जो निम्न तथ्य हैं वो लागू होंगे। इसके साथ साथ सप्त क्रांति का सिद्धांत भी डॉक्टर लोहिया ने दिया है, उनमें 7 क्रांतियाँ भी डॉक्टर लोहिया ने बताई हैं। इसके साथ साथ विश्व संसद का समर्थन भी डॉक्टर लोहिया के द्वारा किया गया है।
विश्व संसद के साथ साथ निरंकुश शासन का विरोध भी डॉक्टर लोहिया ने किया है। तो इस प्रकार से आज हम बात कर रहे थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के योगदान के बारे में।